हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे और बात करने वाले हैं एक पुराने टॉपिक की जिसका नाम था स्टोरेज क्लास, जो कि हमने आपको फर्स्ट यूनिट में बोला था कि आप अभी थोड़ा सा स्किप मारना, ठीक है भैया, क्योंकि हम लोग आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको स्टोरेज क्लास के बारे में बताएंगे, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं स्टोरेज क्लास की। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं कुछ लिख कर लाया हूं, कुछ क्या इस बार मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख के लाया हूं। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा पुरानी वीडियोस में आपको नोट्स की कुछ ज्यादा ही जरूरत थी, तो मैं नोट्स आपके लिए लेके आ गया हूं, ठीक है भाई। तो चलो भैया स्क्रीन के ऊपर देखो। स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और मैं अपना जो व्हाइट बोर्ड है वहां पर आ चुका हूं और मैं अपना पेन टैब भी उठा लेता हूं ताकि मैं आपको लिख के दिखा सकूं, ठीक है भाई। चलो तो भैया हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेशंस कुछ लिखी हुई हैं। किसकी भैया? स्टोरेज क्लास की लिखी हुई है। पेन एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है। तो भैया देखो लिखा क्या है, स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्टोरेज क्लास हमारे स्कोप को और भैया उसकी लाइफ टाइम को बताता है। भैया क्या ये हमने पहले भी पढ़ रखा था। हाँ भैया, आपने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बताया था। तो आपने ये बताया था कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो ब्लॉक के अंदर रहता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो ब्लॉक के बाहर रहता है। पर ये कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बहुत ऐसा ही है, पर थोड़ी सी चीजें और निखर के सामने आई है। हमने जो है वो और डीप में गए हैं इस चीज के, तो उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है भाई। तो इतनी चीज समझ में आई कि स्टोरेज क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स का और फंक्शन का स्कोप और लाइफ टाइम को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं भैया? डिटरमाइन करते हैं किसको? लाइफ टाइम को और स्कोप को। किसकी भैया? हमारे वेरिएबल्स एंड फंक्शन की, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे कुल मिला के मतलब ये है कि अगर हम मान लो कोई हम वेरिएबल बनाते हैं और कोई हम फंक्शन बनाते हैं, तो भैया वो कहां कहां एक्सेस हो सकता है, तो क्या यही उसका स्कोप बताता है, और वो कब तक एक्सेस हो सकता है ये उसकी लाइफ टाइम बताता है। क्या इतनी बात समझ में आई? आपने स्टोरेज की लोकेशन के बारे में हमको बताया था कि भैया वेरिएबल्स जो है रैम में मेमोरी लेते हैं, मतलब रैम में अपनी जगह निश्चित करते हैं। लेकिन भैया यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो, ठीक है, पर यहां पर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो रैम के अलावा भी कहीं और मेमोरी लेते हैं। कहां लेते हैं हम एक एक करके स्टोरेज क्लास के अंदर देखेंगे। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं इनके टाइप्स के। जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, ताकि आप एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आए ना कि भैया स्टोरेज क्लास डिफाइन करो, तो वहां पर आपको लिखने को आ जाए, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं भैया इसके टाइप्स की। तो इसके चार टाइप होते हैं भैया। इसके चार जो है वो मेन टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। देख, सबसे पहला होता है भैया ऑटो। क्या होता है भैया? सबसे पहला ऑटो, जिसे बोला जाता है ऑटोमेटिक बोला जाता है, और उसका लिखने का तरीका ऑटो रहता है। क्या समझ? ठीक है, ये हमारी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। इसका मतलब क्या भैया? अगर मैं सिंपली अपने प्रोग्राम के अंदर इंट a इक्वल्स टू 2 लिख देता हूं, तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है, ठीक है भाई। इसके आगे ऑटो लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है, बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही है, ठीक है भाई। क्या समझ में आई? तो भैया ये लोकल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होता है। लोकल वेरिएबल मतलब ब्लॉक के अंदर, ठीक है भाई। किसके अंदर भैया? ब्लॉक के अंदर, ठीक है भाई। इसका स्कोप हमारे सिर्फ ब्लॉक तक ही सीमित रहता है, कि मतलब इस ब्लॉक के बाहर में अगर इस चीज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो वो चीज एक्सेस नहीं होगी। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब भैया ये चीज स्टोरेज की लोकेशन कहां पर होती है? हमारी रैम होती है। रैम के अंदर हमने रैम के अंदर एक छोटा सा पोर्शन बना दिया, जो हमारी स्टैक के लिए रिजर्व रहता है। स्टैक बेसिकली देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताई थी जब मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चीजें पुश होती हैं और पॉप हो जाती हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारा फंक्शन और हमारे वेरिएबल जो है वो स्टैक में पुश होते जाएंगे। जैसे ही उनका यूज कंप्लीट हो जाएगा वो स्टैक में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमको ये समझ में आया कि हमारी लोकेशन जो होती है लोकल वेरिएबल, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आया कि हमारी जो स्टोरेज लोकेशन होती है किसकी? ऑटोमेटिक की, वो होती है रैम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो स्टैक के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। क्या समझ में? चलो भैया ये चीज हमको समझ में आ गई। तो भैया जब भी हमको हमारा वेरिएबल लिखना होगा तो हम कीवर्ड यूज करेंगे ऑटो। क्या इस चीज को हम एक बार कोड से देख लें? इसको एक बार कोड से देख लेते हैं। तो हम चलते हैं कोड के ऊपर और यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोरेज क्लास पढ़ने वाले हैं। स्टोरेज क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला जो टाइप होता है जिसको बोला जाता है ऑटोमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मतलब इसका जो नोटेशन होता है लिखने का वो होता है ऑटो, ठीक है भाई। क्या बात समझ में आई? चलो भाई तो हम क्या करते हैं, इस चीज को ऑटो में लिखते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू कितना? 43 लिख देता हूं। इंट a इक्वल्स टू 43। तो इसका मतलब क्या है? ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ही है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ही है। लेकिन अगर मैं ऑटो इंट a इक्वल्स टू, इंट a तो यूज कर लिया, मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं b, ठीक है भाई। b इज इक्वल्स टू 49, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई? इंट b इक्वल्स टू 49, ठीक है भाई। ये भी कितना है? ये भी अपना ऑटो है, ठीक है। बस मैंने इसको मैन्युअली डिफाइन कर रखा है,
ठीक है, इसको मैंने मैनुअली डिफाइन कर रखा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब मैं इसको सिंपली प्रिंट भी करा सकता हूं। क्यों करा सकता हूं? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था कि ये चीज हम प्रिंट करा लेते हैं तो क्या होता है भैया, हमारी मेमोरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चीज आ जाती है। तो मैंने ए को करवाया और मैं काम करता हूं यहां पर %d लिखवाता हूं, बी के लिए भी कॉमा करके बी भी लिख देता हूं। क्या समझ में, सेमीकोलन लगा के इस चीज को सेव किया, Ctrl+Alt+N दबाया, चीजें प्रिंट हो गई 43 और 49। सिंपल तरीका। क्या ये हम पहले भी करते थे? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये तो पुराने तरीका है। तो मतलब बेसिकली ऑटो हम लिख देते हैं तो ये पुराना ही तरीका बन जाता है। क्या समझ में? चलो अब एक बात करते हैं, अब करते हैं अगली बात। ठीक है भैया, अब बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक के बारे में क्या लिखा हुआ? स्टैटिक बेसिकली एक कीवर्ड होता है। ठीक है, ये भी कीवर्ड है और ऑटो भी हमारे कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में मैंने बताया था, ये कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, ये रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे हमारा इंट हुआ, मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स की पोजीशन में, तो आप उस चीज को वहां पर देख सकते हो। तो स्टैटिक भी मेरा एक कीवर्ड होता है। बात करते हैं इसके स्कोप की, तो इसका स्कोप जो होता है वो भी ब्लॉक स्कोप रहता है। मतलब हमारे ब्लॉक के अंदर इस चीज की वैल्यू रहती है। मतलब कुल मिला के अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर एक स्टैटिक ए वेरिएबल डिफाइन करता हूं तो होगा ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा। ठीक है भैया, लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम रहेगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक चलेगी। भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया? मतलब चीजें ब्लॉक के अंदर भी हैं पर उसकी जो लाइफ स्पेन है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के साथ चलने वाला। भैया इसका एक एग्जांपल दो तो मजा आया। ठीक है भैया, इसका एक एग्जांपल देते हैं, कोडिंग स्क्रीन पर चल के इसका देखते हैं। ठीक है चलो, तो मैं काम करता हूं, मैं एक फंक्शन बना देता हूं, मैं जिसका नाम रख देता हूं प्रिंट स्टैटिक। ठीक है, प्रिंट स्टैटिक नाम का एक फंक्शन बनाता हूं और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं, जो कि मेरा होगा इंट a इज इक्वल्स टू 90 रख देता हूं और उसको मैं नाम रख देता हूं स्टैटिक। ये मेरा स्टैटिक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, ये क्या, ये आपको बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूं, थोड़ा सा गैप कर देता हूं तो आपको देखने लगेगा। ठीक है भाई, क्या समझ में? चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम का जो कि स्टैटिक है और मैं इसको प्रिंट कर लूंगा। सिंपली मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं तो क्या होगा भैया, मेरा %d जो है इसके अंदर काम करेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, और कॉमा करके ए लिख लेता हूं। सिंपल सी बात है। क्या ये चीज मेरी प्रिंट हो जाएगी? क्या ये चीज मेरी प्रिंट हो जाएगी? तो अगले लाइन से होने के लिए \n लगा देता हूं। ठीक है चलो, और मैं इसका रिटर्न टाइप वॉइड रख देता हूं। कुछ भी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो आपको ये बेसिकली मैंने बता दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं काम करता हूं, इस फंक्शन को यहां पर कॉल कर लेता हूं। कॉल करते ही क्या होगा, ये चीज मैं Ctrl+S से सेव करके और हमारा जैसे ही रन करूंगा तो 90 जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। कैसे हुआ भैया? पहले ये कॉल हुआ होगा, कॉल जैसे हुआ होगा तो हमारा जो पॉइंटर है, हमारा कर्सर जो है वो यहां पर आया होगा और एक करके इस लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने देखा स्टैटिक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि भैया क्या हो रहा है, इस चीज को प्रिंट कर रहा है। ठीक है भाई, क्या समझ में आई? जैसे ही मैं इसको एक बार और लिखता हूं, जैसे ही मैं इसको एक बार और प्रिंट करता हूं तो देखना क्या होगा। ठीक है भैया, मैं सेव करता हूं, Ctrl+Alt+N दबाता हूं तो 90 शायद मेरा 2 बार आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एक काम करता हूं, मैं मान लो आपको स्टैटिक थोड़ा सा हटा के दिखाता हूं। मैं यहां से आपको स्टैटिक हटा के दिखाता हूं। जैसे मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और फिर से एक बार प्रिंट किया तो 90 दोबारा आ गया। क्या बात समझ में? चलो, तो मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं अपने a की वैल्यू को बढ़ाता हूं। तो मैं काम करता हूं a इज इक्वल्स टू a+10 कर देता हूं। मतलब मैं अपने 90 के अंदर 10 प्लस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे अब a की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 100 होने वाली है। क्या बात समझ में? तो इसका मतलब दोनों कॉल पे मेरी वैल्यू 100 होने वाली है। मैं Ctrl+S से सेव करके इसको रन करूंगा तो आप यहां पर देखोगे मेरी वैल्यू दोनों जगह 100 प्रिंट हो गई। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वैल्यू 100 प्रिंट हुई पहले कॉल पे, दूसरे कॉल पे भी वैल्यू 100 प्रिंट हुई है। अगर अब मैं यहां पर स्टैटिक बना देता हूं, अगर मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूं तब देखना क्या होता है। देखना, मैं सेव किया और इसको कॉल किया तो अब देखना मेरी पहली वैल्यू जो है वो मेरी कितनी हुई, 100। समझना मेरी बात। और दूसरी वैल्यू जो है वो हो गई मेरी 110। ये चीज नहीं आई समझ में भैया। पहले क्या हुई, वैल्यू 100 आई थी क्योंकि मैंने 2 बार कॉल किया था, लेकिन अब वैल्यू जो है वो 110 कैसे आई दूसरी बार में? समझना मेरी बात। देखो, होता क्या है स्टैटिक के अंदर जो ब्लॉक है वो तो ठीक है, स्टैटिक के अंदर जो वेरिएबल है वो तो ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन होगा, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहने वाला। जैसे समझना, हुआ ये कि हमारा जो पहला कर्सर जो है वो स्टैटिक 90, ठीक है, वो सब ठीक है। तो हमारा कर्सर जो है वो पहली बार फंक्शन कॉल पे आया, फंक्शन कॉल से वो उस फंक्शन के ऊपर गया जहां पर उसने देखा स्टैटिक a इज इक्वल टू 90। ठीक है, उसने एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम a रखा, उसके अंदर वैल्यू 90 रख दी। ठीक है भाई, उसके बाद उसने इस चीज को इंक्रीमेंट कर दिया कितने, 10 बार। तो अब उसने a की वैल्यू 100 कर दी और उसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद ये फंक्शन ब्लॉक कंप्लीट हुआ और हमारा कर्सर जो है वो अगली लाइन पे आ गया मेन फंक्शन की, जहां पर लिखा हुआ फंक्शन का दूसरा कॉल। वहां पर क्या हुआ, होता यह है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता,
वो फंक्शन ब्लॉक खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन है ना, कभी क्या होता है ना, देखो नॉर्मल फंक्शन ठीक है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं ऑटो वाले, वो क्या होते हैं, स्टैक के अंदर जाते हैं, स्टैक के अंदर जाएंगे, जैसे ही उनका काम कंप्लीट होगा स्टैक से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो स्टैक के अंदर नहीं जाता, वो एक परमानेंट मेमोरी लोकेशन के अंदर चला जाता है, जो कि पूरे प्रोग्राम भर रहने वाली है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्टैक के अंदर रखा हुआ डेटा तब तक अपडेट नहीं होता जब तक हम उसको खुद से अपडेट नहीं कर देते, मतलब मैनुअली अपडेट नहीं कर देते। क्या बात समझ में? इसका मतलब यह है कि भैया अगर फंक्शन का ब्लॉक खत्म हो जाता है तब भी स्टैटिक के अंदर रखा हुआ वेरिएबल का जो डेटा है वो चेंज नहीं होता। तो ये भाई हुआ यही है कि पहले वैल्यू 100 हो गई थी, उसके बाद जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो उसने देखा कि हम बात ए की कर रहे हैं और ए को 10 बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसने इस बार 90 को इंक्रीज ना करके पुरानी वैल्यू 100 को, मतलब 100 को इंक्रीज किया 10 बार, तो अब वैल्यू आई मेरी 110। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो होगा ये कि उतनी उसी वैल्यू में जो लास्ट वैल्यू थी, जो लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होके मेरे ए वेरिएबल के अंदर गई थी, वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सेव करके जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है भैया रन करना है मेरे को, सेव करके जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अब देखना, देखो एक बार 100 थी, 90 से 10 इंक्रीज होके 100 प्रिंट हुआ, उसके बाद जब फिर से फंक्शन कॉल हुआ तब वैल्यू 100 से इंक्रीज होकर 110 हुई। ठीक है भाई, एक बार फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो 100, ठीक है 110 से वैल्यू इंक्रीज हुई और अब 120 हुई, फिर 120 से 130 हुई। क्या समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो उसका ये समझ में आया कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो उसका ब्लॉक के अंदर, ठीक है, उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक के अंदर होता है, पर लाइफ स्पैन जो होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को यहां पर, अगर मैं इस वेरिएबल को यहां पर कहीं एक्सेस करता हूं, मान लो मैं इसको यहां पर एक्सेस करता, प्रिंट %d और हमारा कॉमा ए, ठीक है, समझना मेरी बात, और मैं इसको यहां पर लिखता तो बेसिकली क्या एरर आता? एरर ये आता कि वो बोलता कि भैया आपका जो ए है वो डिफाइन ही नहीं है। देखो ये बोल रहा है भैया स्टैटिक ए जो है वो आपने डिफाइन ही नहीं किया। क्या समझ में? ये ए को बोल रहा है अनडिक्लेयर ए, क्यों? क्योंकि भैया इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक के अंदर रहता है। ठीक है भाई, तो मैं इस ब्लॉक के अंदर इसको कितनी भी बार कैसे भी कॉल कर सकता हूं, लेकिन इसकी जो लाइफ स्पैन रहेगी, मतलब पूरा जो लाइफ टाइम रहेगा वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहने वाला है, हमारा ए जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। चलो ये चीज हमको समझ में आ गई स्टैटिक के बारे में। तो भैया हम यही बोल रहे थे कि जिसका जो लाइफ टाइम होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहता है और उसको एक फिक्स मेमोरी लोकेशन मिलती है, स्टैक नहीं मिलती। स्टैक का मान लो ये पोर्शन है और उसको एक जगह मिलती है अपने आपको डिफाइन करने के लिए, तो इसका नाम होगा ए और इसके अंदर वैल्यू गई थी 90। ठीक है भाई, वो स्टैक के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है भाई, चलो तो हमको स्टैक भी समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं अगले स्टोरेज क्लास की, जिसका नाम है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? उसका जो कीवर्ड है वो हम एक्सटर्न यूज करते हैं। तो एक्सटर्न बेसिकली एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड समझ में आया हमको। ये क्या करता है, हमारी प्रेजेंट फाइल के अंदर अगर कोई वेरिएबल है और अगर उसको मैं किसी दूसरी सी फाइल के अंदर भेज देता हूं तो उसके अंदर भी एक्सेस हम उसको कर सकते हैं। भैया इसको करके दिखाओ तो मजा है, ऐसे क्या थ्योरी पढ़ाओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो काम करते हैं, हम चलते हैं कोडिंग स्क्रीन के ऊपर, आपको ये चीज करके दिखाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आके स्क्रीन के ऊपर ये देखते हैं कि एक्सटर्नल को कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, फाइल बनाते हैं सी की, जिसका नाम मैं रख देता हूं फाइल 1.c। ठीक है भैया, मैंने फाइल 1.c नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर मैं सारा बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूं जिसके अंदर लिख लिया। ठीक है भाई, तो क्या आपको ये सब चीजें याद आ रही हैं? तो मैं काम करता हूं, यहां पर एक फंक्शन बना देता हूं void, ठीक है void, और इसका नाम रख देता हूं मैं, इसका नाम फाइल 1 लिख देता हूं, फाइल 1 इसका नाम रख देता हूं fi, ठीक है फाइल, ठीक है फाइल 1 नाम का इसका नाम रख देता हूं। और उसको सिंपली क्या करते हैं हम लोग, और यहां पर एक काम करते हैं प्रिंट एफ, और यहां पर लिख देते हैं एक स्टेटमेंट कि जिससे ये पता चले कि भैया हाँ ये बात जो हो रही है वो फाइल 1 से हो रही है, फाइल 1। ठीक है भाई, क्या समझ में आई? अब मैंने यहां पर मेन फंक्शन नहीं लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा इस void फाइल का होगा ही नहीं। तो मैं काम करता हूं, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्न को तब यूज करते हैं जब हम दूसरी फाइल के अंदर वेरिएबल को भेजना चाहते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर एक और फाइल बनाता हूं जिसका नाम लिख देता हूं main.c, मेन नहीं भैया main, main.c। ठीक है भाई, main.c नाम की एक फाइल बनाता हूं और उसके अंदर भी मैं प्रॉपर यही एक बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूं। ठीक है भाई, studio.h। ठीक है भाई, चलो, और मैं यहां पर मेन फंक्शन बना देता हूं, मेन फंक्शन यहां पर मैंने बना लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? और मैं काम करता हूं प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल देता हूं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जिससे ये पता चले कि मैं हूं इस समय मेन फाइल के अंदर, main और फाइल के अंदर हूं मैं इस समय, ये पता चल गया कि मैं मेन फाइल के अंदर हूं। क्या समझ में? चलो तो भैया मैं क्या चाहता हूं, मैं एक वैल्यू डिफाइन करता हूं, कहां पर? ग्लोबली, कहां पर? इंट a इज इक्वल्स टू, या काउंट बोल लेता हूं उसको, काउंट इज इक्वल्स टू 123। चलो एक रैंडम नंबर ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 123। ठीक है भाई, क्या समझ में आई? चलो
तो ये मेरा क्या है, काउंट इज इक्वल टू 123। मैं काम करता हूं, इस चीज को यहां प्रिंट कर लेता हूं, तो यहां पर बोलता हूं file1 वैल्यू इज file1 वैल्यू इज क्या लग देता हूं भैया, %d और कॉमा करके क्या है मेरी काउंट की वैल्यू। ठीक है भाई, क्या है, काउंट की वैल्यू है। ठीक है भाई, चलो, और यहां पर \n डाल देता हूं ताकि वो अगली लाइन से प्रिंट हो जाए। ठीक है भाई, तो होगा क्या भाई, इस चीज को मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जीक्यूट यहां तो नहीं होगा, ये चीज एग्जीक्यूट कहां होगी, मेन फंक्शन के अंदर। क्यों होगी, क्योंकि भैया यहां पर तो कोई मेन फंक्शन है नहीं, तो यहां पर मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। ठीक है, वॉइड file1 को एग्जीक्यूट होने के लिए मेन फंक्शन जरूरत है, तो मेन फंक्शन कहां पर है, यहां पर। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर क्या करता हूं, इस फाइल को कॉल कर लेता हूं। तो मैं काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं #include, समझना मेरी बात, ये नई चीज आपके लिए, #include, और मैं यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाइल का नाम लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, file1.c। ठीक है भाई, क्या समझ में आई, तो file1.c इंक्लूड कर ली मैंने यहां पे, क्या समझ में आई। तो मैं यहां पर, ठीक है भाई, तो मैं यहां पर अपनी उस फाइल को कॉल कर लेता हूं जिसका नाम था file1 को कॉल कर लिया। क्या समझ में, चलो, तो मैं जैसे इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं, और पहली बात तो यहां पे सेमीकोलन लगाया जाए, कंट्रोल ऐसे सेव किया, इसको भी सेव कर लिया। अब मैं काम करता हूं, दोनों फाइल्स को कंपाइल करता हूं, तो मैं लिखता हूं gcc main.c, क्या समझ में, और file1.c। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एरर आ रहा है, देखना मेरी बात, देखना। मैंने क्या किया, मैंने file1 के अंदर एक वॉइड फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम रखा file1, और उसके अंदर मैंने अपनी उस वैल्यू को यूज कर दिया जो कि ग्लोबल है यहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, पर मैं इसको यहां एग्जीक्यूट करना नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट हो। तो मेन फंक्शन में मैंने अपनी फाइल को कॉल किया, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये चीज एग्जीक्यूट होना चालू हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि देखो यहां पर की पहली चीज तो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हुई। ठीक है, उसके बाद हमारी .file1 इंक्लूड हुई। ठीक है, क्योंकि वो फाइल थी जहां से हमको डेटा लाना था। क्या समझ में आई, उसने क्या किया, उसके बाद सीधे मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट चालू कर दिया करना, और यहां पर बोला कि भैया आपका जो फाइल है वो उसको कॉल कर दो। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, file1 से आए हुए डेटा कॉल कर दो, लेकिन file1 जो है वो यहां पर कॉल नहीं की गई। समझने मेरी बात, होता यह है कि हमने क्या किया, हमारा जो कर्सर पॉइंटर है सबसे पहले कहां गया, मेन फंक्शन के ऊपर। उसने क्या देखा, मेन फंक्शन के ऊपर file1 का डिक्लेरेशन। अब file1 का, ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर, तो मेन फंक्शन में क्या उसने देखा कि file1 को कॉल किया गया है, इस फंक्शन को कॉल किया गया है जिसका डिक्लेरेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर उसका पता है कहां पर है, तो हमने उसको इंक्लूड कर लिया। लेकिन उस फंक्शन को हमको यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसको भैया, उस फंक्शन को यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेन फाइल के अंदर हमारा file1 नाम का फंक्शन कॉल नहीं है। क्या नहीं है भैया, file1 नाम का फंक्शन कॉल नहीं है। तो मैं यहां पर इसको void1 file1 फंक्शन को डिक्लेयर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बस डिक्लेयर कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और क्या कर दूंगा, मैं इसको रन करूंगा, तो अब यहां पर देखना file1 वैल्यू इज 123। देखना, सबसे पहले file1 की वैल्यू प्रिंट हुई, किसकी हुई है, जो file1 के अंदर लिखी थी। file1 कहां लिखी हुई है मेरी, file1 यहां पर लिखी हुई है, तो यहां पर लिखा हुआ है 123। ठीक है भैया, तो ये स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन वाली बात लिखी है कि मेन फाइल %d काउंट की वैल्यू 123। ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी एक्सटर्न कीवर्ड की वजह से जो वैल्यू मेरे file1 में रखी हुई थी वो यहां पर इस फाइल के अंदर एक्सेस हो रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो मैं काम करता हूं, मैं ये भी कर सकता था, मैं काउंट को इंक्रीज भी कर सकता था, काउंट प्लस करके लिखता। अगर मैं इसको सेव करता तो देखो, अब फिर से करूंगा, तो देखना file1 के अंदर वैल्यू थी 123, file1 के अंदर वैल्यू थी 123, पर file2 मतलब जो मेन फाइल के अंदर है उसके अंदर वैल्यू हो गई 124, क्योंकि मैंने इसको यहां पर इंक्रीमेंट किया है। ठीक है भाई, तो भैया एक्सटर्न अगर आपको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार आप उसको खुद प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप दो फाइल के अंदर इस चीज को खेल के देखोगे। ठीक है भैया, यहां पर थोड़ा बहुत आपको डाउट लगेगा कि भैया हमने पहले इंक्लूड क्यों करा, उसके बाद इंक्लूड करने के बावजूद भी हमने फंक्शन को डिक्लेयर क्यों किया, ये आपको तब समझ में आएगा। थोड़ा सा आप इस चीज को खेलोगे और इन एररों से डील करोगे। जो मेरे एरर आ रहे थे ना, ये बेसिकली एरर इसलिए आ रहे थे क्योंकि कई बार क्या ना, काउंट जो है वो डिक्लेयर ही नहीं था, काउंट वो अनडिक्लेयर महसूस कर रहा था कहां पर, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। इसलिए मुझे यहां पर इसको डिक्लेयर करना पड़ा, file1 को डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो रीजन मैंने आपको बता दिया, पर एक बार आप इस चीज से खेल के देखना तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं अगले स्टोरेज क्लास की, जिसका नाम है भैया रजिस्टर। जिसका नाम भैया क्या है, जिसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, जिसका नाम है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर बिल्कुल हमारी नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है, मतलब ऑटो की तरह होता है, नॉर्मल की तरह होता है। ठीक है भाई, इसको जो मेमोरी होती है बस वो रैम में नहीं मिलती,
इसको रैम में मेमोरी नहीं मिलती, इसको मेमोरी मिलती है सीपीयू के रजिस्टर के अंदर। कहां मिलती है भैया? सीपीयू के रजिस्टर के अंदर। क्यों मिलती है? क्योंकि भैया रजिस्टर जो है वो काफी फास्ट एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वो सीपीयू से बहुत ज्यादा करीब होता है, ठीक है भैया, क्योंकि रैम दूर होती है। रैम तक जब तक रैम से डेटा लेने पहुंचेंगे इतनी जल्दी तो सीपीयू के रजिस्टर से डेटा लिया जा सकता है, ठीक है भाई। तो हम रजिस्टर के अंदर वैल्यू को इसलिए रखते हैं जो कि डेटा, ऐसा डेटा जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो डेटा होता है उसको हम कहां रखते हैं? रजिस्टर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमारा फॉर लूप लगाते हैं और उसके अंदर इंट आई डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या है? इंट आई इस समय रैम के अंदर है। रैम के अंदर से होगा क्या? इसको लगाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको अगर रजिस्टर के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, अगर इसको मैं रजिस्टर के अंदर लिख देता हूं तो ये जो डेटा का रिट्रीवल और ट्रांसफर है वो तेजी से होगा, ठीक है भैया। तो लिखने का सिंपल तरीका है, हम नॉर्मल जैसे लिखते थे इंट आई, बस अब हमको सिर्फ उसके आगे रजिस्टर लिख देना है, ठीक है भैया। कहते बस समझ में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं, यहां पर आप इसको देखना। मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसको पहले आप तो ऊपर वाली चीजों को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, या फिर डिलीट ही कर दिया, डिलीट नहीं किया, कमेंट आउट कर देते हैं इसको, ठीक है भाई, कमेंट आउट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया, लूप इंट ए इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दिया, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है भैया। और जो ए है उसको बोल दिया कि आप ए जो है वो लेस देन इक्वल टू रहो 5, ठीक है भैया। और क्या किया, ए को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या किया, मैंने प्रिंट करा लिया, प्रिंट एफ करा लिया। प्रिंट एफ कराने का मतलब क्या है, प्रिंट एफ करा लिया और यहाँ पर %d जो है उसको प्रिंट करा लिया और यहाँ पर \n करके इस चीज को लिख लिया, कॉमा ए, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, ए प्लस प्लस ना करके ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 रख दिया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 रख दिया, तो मतलब 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है भाई। कंट्रोल एस से सेव किया और कंट्रोल ऑल्ट एन दबा दिया। हुआ क्या, स्टैटिक ए है, क्यों? अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पर मैंने ए, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बेसिकली इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, ठीक है भैया। इसका नाम यहाँ पर मैं बी रख देता हूँ क्योंकि ए ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, तो मैंने यहां पर इसका नाम बी रख दिया। कंट्रोल ऑल्ट एन से इसको सेव करके रन किया तो देखना यहां पर 0 है, ठीक है भैया। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद ये चीज 2 से इंक्रीमेंट हो गई और उसके बाद 2 प्रिंट हो गया, फिर 2 से फिर इंक्रीमेंट हो गई तो वैल्यू 4 आ चुकी है। अब अगर मैं यहां पर इसको इंट ना रख के रजिस्टर के अंदर रख देता, कहां लगता भैया, रजिस्टर के अंदर रख देता, तो क्या कोई दिक्कत आती? क्या कोई दिक्कत आती भैया? तो जैसे मैंने वो कंट्रोल एस से सेव करके रन किया तो आप देख सकते हो यहां पर मेरी जो है वैल्यू सारी प्रिंट हो चुकी हैं। कहते हुए समय देखो, रजिस्टर लिखा, इंट लिखा और ये चीज प्रिंट हो गई। पर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये है कि हमारा रजिस्टर खाली ही नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर ऑलरेडी सीपीयू के साथ कुछ और प्रोसेस करवा रहा होता है और हमने एक छोटे से सी प्रोग्राम के अंदर और 2 वैल्यू प्रिंट कराने के लिए रजिस्टर को कॉल कर लिया, तो हो सकता है और रजिस्टर खाली ना हो, तो हमारी प्रायोरिटी तो नहीं है, प्रायोरिटी किसी और फाइल की है, तो हमको क्या पता रजिस्टर में जगह मिले ही नहीं, हमको रजिस्टर में जगह मिले ही नहीं, तो हम लोगों को क्या होगा भैया, वो ये बोलेगा कि यार हम लोगों को रजिस्टर में जगह दी नहीं गई है, हमने रैम में जगह ले ली। वो आपको पता नहीं चलेगा, कंपाइलर ये अपने एंड पे हैंडल करता है कि कब आपको रजिस्टर में जगह देनी है, कब रैम में जगह देनी है, ठीक है भाई। तो ये आप डिकोड नहीं कर सकते, बस आपको इस चीज को एक बार समझ लेना है कि हमको क्या करते हैं हम, ठीक है, बस इस चीज को आपको एक बार समझ लेना है कि हमको रजिस्टर में भी जगह मिल जाती है। किसकी बदौलत मिलती है भैया, हमारे रजिस्टर कीवर्ड की बदौलत मिल जाती है, ठीक है भैया। तो यही लिखा हुआ है यहां पर, हमने लिखा है कि इसका लोकल स्कोप रहता है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो ब्लॉक जैसे ही होता है, मतलब सिंपल ऑटो जैसा, ठीक है। पर इसको जो मेमोरी मिलती है वो सीपीयू के अंदर मिलती है। कहती हूं बस लास्ट में एक चीज लिखी हुई है कि कई बार जब मेमोरी हमारी रजिस्टर जो है वो खाली नहीं होता तो वो बेसिकली अपने आप ऑटोमेटिकली इस चीज को ऑप्टिमाइज करके हमारी जो मेमोरी एलोकेशन कर देता है वो रैम के अंदर ही कर देता है। किसके अंदर कर देता है भैया, रैम के अंदर, ठीक है भाई। कहते हुए मैं कीबोर्ड पेन टैप का यूज नहीं करके माउस से लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग आ गई, ठीक है भाई। तो भैया हमने स्टोरेज क्लास को अभी तक पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक के बारे में पढ़ा, हमने ऑटो के बारे में पढ़ा, हमने एक्सटर्न के बारे में पढ़ा और हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है भैया। ऑटो हमारा नॉर्मल वही होता है जो हम यूज करते हैं नॉर्मली। स्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिक के अंदर स्कोप ब्लॉक रहता है, स्कोप तो ब्लॉक ही रहता है पर जो लाइफ टाइम होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। कहते हुए में एक्सटर्न के अंदर यूज क्यों करते हैं, एक्सटर्न हम जब एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर जब वेरिएबल को डालना चाहते हैं तो हम एक्सटर्न का यूज करते हैं। कहते हुए में उसके बाद हम रजिस्टर का यूज कब करते हैं, रजिस्टर का यूज हम तब करते हैं जब हम उस वैल्यू को रजिस्टर के अंदर डालना चाहते हैं। कहते हुए समझ में, चलो तो ये काम करते हैं हम, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सीताराम।